एक तरफ हनुमान बेनीवाल सत्ता से लड़ते नजर आते हैं, सत्ता के खिलाफ मोर्चे उठाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जनता के साथ विरोध करते हैं। दूसरी ओर उसी सत्ता के साथ बैठकर बातचीत करते हैं और अपनी जनता के हित के लिए काम करवाते हैं। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है हनुमान बेनीवाल और नितिन गडकरी की, और तमाम चीजें हनुमान बेनीवाल ने उन फोटोज के साथ लिखी है कि क्या कुछ कार्य आगे होने वाला है उनके क्षेत्र में। आज तमाम इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं हूं अंकिता और बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, एक तरफ हम देखते हैं कि हनुमान बेनीवाल इतना विरोध करते हैं सत्ता के लिए। हम कहें अभी जयपुरी में हम देख रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर खड़े हैं। अभी नदी के लेकर, जो जोजी नदी है उसको लेकर इतना बोले हैं, और तमाम और कई चीजें हैं जो वो लोकसभा में केंद्र सरकार से या फिर राज्य सरकार से भी ये यहाँ पर मांग करते रहते हैं। अभी हाल ही में तस्वीरें खुद हनुमान बेनीवाल ने अपने एक्स अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और सभी जगहों पर डाली है नितिन गडकरी जी के साथ, और तमाम चीजों की उन्होंने एक लिस्ट डाली है कि कहाँ पर और कैसे जो है सड़क का निर्माण होना चाहिए और होगा। और आश्वासन दिया गया है नितिन गडकरी जी द्वारा कि हाँ, ये सब कुछ होगा, जल्दी ही होगा, निरीक्षण किया जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी और फिर आपके काम को जल्द ही किया जाएगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? एक तरफ लड़ाई और एक तरफ दोस्ती। देखिए, हनुमान बेनीवाल वो दो धारी तलवार है जो एक तरफ तो गलत है तो विरोध भी करते हैं और खुलकर विरोध करते हैं और इतना बोलते हैं जितना निडर होके और कोई बोल नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम भी पूरा लेते हैं, काम भी पूरा करवाते हैं। पराकाष्ठा इसकी देखने से आपको पता चलेगी कि इतना भरसक विरोध करने के बावजूद, सीएम पीएम सबके खिलाफ बोलने के भी बावजूद, वो पूरे भारत में नागौर के लिए सबसे ज्यादा पैसा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लेके आते हैं। और इसी तर्ज पर हाल में जो आप तस्वीरों की बात कर रही हैं, जो हम अपने चैनल पे दिखा भी रहे हैं लगातार, जो जो चीजें नागौर में एनएचएआई और राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा बनाए जाने थे, जी। उन सब की समीक्षा करने के लिए वो पहुंचे। नितिन गडकरी के पास कुछ और मांगे भी रखी, और साथ ही साथ जो मानासर का पूरा डिजाइन गलत बन गया है उस पर उन्होंने आपत्ति भी जताई। और आपत्ति जताने की सीरियसनेस और गंभीरता को समझिए, उन्होंने आपत्ति जताई, उसको नितिन गडकरी ने बहुत सीरियसनेस के साथ लेके तुरंत उस डिजाइन पर जांच के आदेश दे दिए। आप समझिए कि एक्शन भी कितना जल्दी और तुरंत करवाते हैं बिना बीजेपी के हुए। जी। ये हनुमान बेनीवाल की खासियत है। जब आंदोलन करते हैं तो भी अधिकारियों को मंच पे ले आते हैं और वहां से आश्वासन दिलवाते हैं, जब मांग रखते हैं तो भी कहीं ना कहीं वो उसको भी पूरा करवाते हैं। तो ये हनुमान बेनीवाल की सबसे बड़ी क्वालिटी है, और इसी की वजह से आप देखिए एसआई भर्ती आंदोलन के मंच पर जब वो कार्यक्रम करते हैं तो लाख लोग आ जाते हैं। जी। और जब वो जोजरी नदी का कार्यक्रम करते हैं, उसके विरोध का कार्यक्रम करते हैं, हनुमान बेनीवाल जब खुद आते हैं तो भी हजारों लाखों की तादाद आ जाती है। वो इसलिए आती है क्योंकि उन्हें पता है कि ये शख्स सिर्फ हल्ला नहीं करेगा, ये काम भी करवाएगा। जी। ये शख्स सिर्फ विरोध नहीं करेगा, उस विरोध का निष्कर्ष भी निकालेगा। और हनुमान बेनीवाल का ये गुण उन्हें हमेशा आगे लेके जाता है कि ये काम करवा के देने वाला सांसद है, ये सिर्फ बोलने वाला सांसद नहीं है। और न सिर्फ नितिन गडकरी, आप पिछले बीते दिनों अगर हनुमान बेनीवाल का एक्स खंगालेंगे, देखेंगे, उनके दिल्ली दौरों को समझेंगे, तो वो भूपेंद्र यादव समेत और कई मंत्रियों से और कई लोगों से सबसे मिले। जी। और वो मिलकर अपने जनता, अपने क्षेत्र के विकास की मांग भी करते हैं, उन्हें पूरा भी करवाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जी। तो आप ये समझिए कि हनुमान बेनीवाल को अगर आप उन लोगों से कंपेयर करें जो एक तरफ ये कहते हैं कि सरकार ने सबको ईडी से डरा रखा है, सबको सीबीआई से डरा रखा है, और इसलिए शायद बहुत सारे विपक्ष आवाज भी नहीं उठा रहे हैं, जैसे कांग्रेस राजस्थान में एकदम चुप्पी साधे हुए है। पर हनुमान बेनीवाल इतना बेबाक होकर सीएम पीएम सबके बारे में बोलते हैं जी। बिना किसी ईडी के डर के, और फिर विकास भी करा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं
राजनीति की ये दोधारी तलवार सबको हनुमान बेनीवाल से सीखनी चाहिए, और तभी आपकी जनता आपसे खुश रह पाएगी, आपको बार बार वोट देगी। और मैंने बार बार ये भी कहा कि ये जो हाल ही के चुनाव थे, विधानसभा चुनाव, जहां पर हनुमान बेनीवाल से खिवसर की विधानसभा सीट भी छीन ली गई, उनकी बिल्कुल। पत्नी जहां पे लड़ी थी, तो वो होना एक तरह से सकारात्मक हुआ। आप इस बात को समझिए, नागौर खिवसर की जनता को पता चले एक बार कि बिना इनके क्या होता है, जी। और तभी जाकर वो उनकी इंपॉर्टेंस समझेंगे और 2028 में बाउंस बैक करवाएंगे, आप ये देखिएगा। जी। तो क्या ये जो सारे समीकरण है ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि फिर से गठबंधन होगा हनुमान बेनीवाल का? देखिए, ये तो इंडिकेट कर ही रहे हैं, इसके अलावा एक और इंडिकेशन बहुत बड़ा है। हनुमान बेनीवाल अपनी बेटे की बर्थडे पार्टी में तमाम सारे भाजपा के बड़े बड़े मंत्रियों को बुलाते हैं, और वो आते भी हैं। जी। किसी और निर्दलीय के तो या छोटी पार्टी के कार्यक्रम में तो नहीं जाते। जी। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, हनुमान बेनीवाल मेल जोल भी सबसे रखते हैं केंद्रीय मंत्रियों से, जी। बीजेपी के। वहीं तीसरा समीकरण ये भी देखिए कि हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में, हनुमान बेनीवाल ने आप देखिए आजाद समाज पार्टी के साथ, आम जी। आदमी पार्टी के साथ, सबसे गठबंधन करके देख लिया, सब गठबंधन फेल हो गए। जी। लेकिन उनका आज तक जो गठबंधन चला वो एनडीए वाला ही चला अच्छी तरह से, और जो उनको फायदा हुआ वो उसी में हुआ। जी। और एनडीए का भी सिमिलर है, उनका फायदा भी हनुमान बेनीवाल से गठबंधन में ही हुआ। ऐसे में हनुमान बेनीवाल के पास अब एक सफल गठबंधन में एनडीए के सिवा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। और जो संकेत मिल रहे हैं, देखने मिल रहा है कि केंद्रीय भाजपा हमेशा हनुमान बेनीवाल के साथ दिखाई देती है, चाहे विकास कराना हो तब, चाहे उनकी मांगे माननी हो तब, वो हमेशा साथ दिखाई देती है। इसलिए समझ में यह आता है कि हनुमान बेनीवाल भविष्य में वापस एनडीए के साथ 100% जा सकते हैं। जी। और देखिए जो बात आपने अभी कही थी खिवसर के चुनाव वाली, तो अब जब इतनी वोट चोरी का एक हम कहें आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा है पूरे राष्ट्र में, उसके बाद हनुमान बेनीवाल का भी स्टेटमेंट था कि कहीं ना कहीं खिवसर में भी जो हम कहें उनकी जब पत्नी को वहां से प्रत्याशी रही वो, तो कहीं वहां पर भी ये वोट की चोरी या घोटाला हुआ था क्या? देखिए, क्या होता है कि चलती नाव में हर कोई बैठने की कोशिश करता है, जी। और चलते मुद्दे में हम भी कहीं अपना हाथ धो लें, ये भी हर कोई कोशिश करते हैं। तो चाहे सचिन पायलट हो, वो अनिल चोपड़ा के लिए बोले जा रहे हैं कि उनके भी वोट चोरी हुई है, जी। चाहे हनुमान बेनीवाल हो, जो भी छोटे मार्जिन से हारा है, वो सब ये बोल रहे हैं। क्योंकि अब एक नया टूल मिल चुका है कि वोट चोरी भी एक तरीका हो सकता है। और बिहार में इसको उठाया तो सब लोग अपने उन लोगों को याद कर रहे हैं जो बहुत कम मार्जिन से हारे थे, और सब लोग उस पे बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। जी। अब समझ में आने वाली बात यह है कि सब पर तो इलेक्शन कमीशन एसआईआर लागू करेगी नहीं, बिल्कुल। लेकिन फिर भी सबके पास बोलने के लिए एक चीज हो जाएगी। सियासत में आपके बयान और विरोध में की हुई चीजें बहुत मायने रखती है। सबके पास बोलने के लिए एक चीजें हो जाएगी कि जैसे वहां हुआ वैसे हमारा भी हुआ था, इसीलिए हम छोटे मार्जिन से हारे हैं। आप जी। देखिए, छोटे मार्जिन से हारने की फहरिस्त बहुत बड़ी है। अर्चना शर्मा जो कांग्रेस की है, जो मालवीय नगर विधानसभा से लड़ती है, वो भी छोटे मार्जिन से हार गई थी। जी। कई राउंड तक तो कालीचरण सराफ पीछे चल रहे थे। ऐसे और भी तमाम सारे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो कह सकते हैं कि भाई छोटे मार्जिन से हारे तो शायद हमारे भी वोट चोरी की वजह से हुआ। बिल्कुल। लेकिन असल बात आप समझिए कि जब वोटों की गिनती होती है तो हर कैंडिडेट के दो तीन लोग सामने बैठे होते हैं, उनके सामने गिनती होती है, और वो पैनी निगाह रखते हैं। इसलिए डुप्लीकेसी ऑफ नेम्स या इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। तो और दूसरी बात ये भी है कि एक ही नाम दो तीन जगह हो, इसका भी सेंस इसलिए नहीं क्योंकि उससे तुरंत पहले, वोट देने से तुरंत पहले, जो नोडल ऑफिसर होता है वो रीचेक करता है, ये सारी चीजें होती है। ये सब प्रक्रिया चलती जा रही है, पूरी दुनिया भाजपा की इलेक्शन प्रक्रिया को मानते हैं। जी। बट आपने देखा कि भेड़ चाल है, जो ईवीएम की बात करता है तो फिर जिसके कम अंतर से हारा है, या जो
जिसको लगता था कि मैं जीत सकता हूँ और फिर भी हार गया, वो सब ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है बोलने लग गए। जी मैं कह रहा हूं कि भारत इतनी बड़ा देश है, आप समझिए कि भारत की अपनी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, उसके बाद में अमेरिका से लेकर दूसरे तमाम देशों में जो आईटी के बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे गूगल हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, सब में टॉप पोजीशंस पे भारतीय ही हैं। जिन भारतीयों के पास इतना शानदार टेक्निकल दिमाग है, अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ होती तो वो पकड़ नहीं लेते अभी तक। जी गड़बड़ है बोलने से गड़बड़ थोड़ी ना होगी, क्या गड़बड़ है बताए। उस ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट ने मंगवा भी लिया, दिखवा भी लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन ईवीएम में कोई गड़बड़ पकड़ में नहीं आई। अब जब ईवीएम ईवीएम का खेल हो गया खत्म, नया खेल क्या खेले, नई बात क्या बोले, वोट चोरी की बात बोल ली। अब ये तथ्यात्मक है या नहीं है, ये जांचों से पता चलेगा, लेकिन समझने वाली बात ये है, जहां विपक्ष इतना बड़ा हो, जो देश इतना बड़ा हो, क्या वो जांचें नहीं करवा सकते? जब किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में बिना होम मिनिस्ट्री के हेड हुए ये जांच करवा लेते हैं कि पेपर लीक में कौन कौन थे, और जांच रिपोर्ट देके आ जाते हैं, वहां उस देश में ईवीएम की जांच नहीं हो पा रही, उस देश में वोट चोरी की जांच नहीं हो पा रही। जांच कर लीजिए आप लोग खुद। तो कहने का मतलब ये है कि आरोप भी जरूरी टूल होते हैं राजनीति में, जिनको लेकर हम चलते रहें, क्योंकि कल को जब हम हारेंगे तो फिर हम क्या बोलेंगे। बिल्कुल बिहार में आज कांग्रेस की स्थिति क्या है सब लोग जान रहे हैं। जब वो हारेगी तब क्या बोलेगी, उसकी तैयारी तो नहीं है कहीं वोट चोरी, ये भी एक सवाल बड़ा बनता है। अगर असलियत में है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल जो चीजें नजर आ रही है कि एक तैयारी लग रही है, ये हारने के बाद क्या बोलेंगे उसकी। जी। तो अब देखना यही होगा कि जो ये नए समीकरण दिख रहे हैं राजनीति में वो क्या रंग लाते हैं आगे के भविष्य में। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।